नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विन एकेडमी भदोही में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। हिंदी ग्रामर तो पूछता ही है, लेकिन जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये जो क्लास है या फिर ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम शुरू से लेके लास्ट तक पूरे सारे क्वेश्चन को कवर किए गए हैं। कैसे कैसे इसका उद्भव हुआ और किस किस टाइप से कौन कौन से इसमें कवि आए और उनकी जो रचनाएं हैं वो किस तरीके से है, ये सब सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। वो कौन कौन से 4 भाग हैं वो तो अब लास्ट हम देखेंगे ही आगे, लेकिन अभी बता देते हैं कि कौन कौन से वो 4 भाग हैं। तो पहला है हमारा आदिकाल, दूसरा है हमारा भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में किसने बांटा, तो रामचंद्र शुक्ल ने बांटा। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय किसको जाता है, यानी कि बांटा तो इन्होंने और उसका नाम कौन रखा, तो उसका जो नाम रखने का जो श्रेय है वो जॉर्ज ग्रियर्सन को माना जाता है। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा हिंदी साहित्य वो 4 भागों में बांटा गया है, तो वो कौन कौन से भाग हैं इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो हमारा पहला भाग है आदिकाल, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 650 से लेके 1350 तक ये पूरा आदिकाल चला था। आदि मतलब होता है प्रारंभ, यानी कि प्रारंभ का काल। इसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। आगे और भी देखते हैं इसको किस किस नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं कि आदिकाल को 3 भागों में बांटा गया, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। तो जो सिद्ध साहित्य की जो लेखक वो रचनाकार हैं, फिर लेखक हैं, कुछ भी कैसे कवि हैं, उनको हम कहेंगे सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं सरहप्पा है, कंडप्पा है और शबरपा है। दूसरा हमारा है नाथ साहित्य, जो कि सबसे पुराना माना जाता है। इसमें आदिनाथ हैं, गोरखनाथ है और जलधर नाथ है। तीसरा है हमारा रासो साहित्य। तो रासो साहित्य में चंद्रबरदाई, जगनिक, विद्यापति और देवसेन और अमीर खुसरो माने जाते हैं, ये रासो साहित्य के थे। तो हम देखते हैं कि ये जो कवि हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और उनकी कुछ अलग अलग सी विशेषताएं हैं। अब हम उसको देखते हैं। तो देखते हैं कि हमारा पहला है अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है और इनको नज़र हिंद कहा जाता था और तोताई हिंद भी कहा जाता था। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो प्रमुख कवि और रचनाकार हैं इनका एक ट्रिक होता है अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। अमीर से हो जाता है अमीर खुसरो, चंद से हो जाता है चंद्रबरदाई, विद्या से हो जाता है विद्यापति और नाले से हो जाता है नरपति नाल और जागिरे से होता है जाता है जगनिक। इसको ट्रिक से याद करना हो तो याद कर लें, तो ऐसे भी याद हो जाता है। तो देखते हैं वो अमीर खुसरो हो गया। दूसरा है चंद्रबरदाई को आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है और उनकी जो एक प्रसिद्ध रचनाएं थी वो थी पृथ्वीराज रासो। इसी पृथ्वीराज रासो जो हमारा है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। आगे देखते हैं विद्यापति। तो विद्यापति मैथिली के कोकिल, यानी कि इनकी जो इनको विद्यापति को मैथिली का कोकिल कहा जाता था। उनकी रचनाएं हैं पदावली, इनकी रचनाएं फेमस वाली एक ही है। उसके बाद कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें पद लता और फता रहता है, उसको भी हम कहते हैं कि विद्यापति की रचनाएं हैं। अब आगे हम देखते हैं जगनिक का एक बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है परमाल रासो। अब आगे हम देखते हैं नरपति नाल का एक बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है विशल देव रासो में एक प्रेम कथा के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ से ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सामान्यतः एक एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो हम देखते हैं कि आदिकाल को किसने किस नाम से बुलाया था, यानी कि किस नाम से उसको कहा था। तो हमारा पहला है आदिकाल को चरण काल किसने कहा था। ये पूछता है एग्जाम में सीधा कि आदिकाल को चरण काल किसने कहा, तो कहेंगे ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल किसने कहा, यानी आदिकाल के जो नाम है वो किसने दिया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। उसके बाद आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहु सक्रांत्यायन ने कहा था और इसको संधि काल राजकुमार वर्मा ये पूछता है ज़्यादातर। और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा था और बीज वपनन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो हमारा ये जो पहला काल था, यानी कि क्या था नाम उसका, आदिकाल यहीं ख़त्म होता है। और आगे हम देखते हैं हमारा दूसरा क्या है।
दूसरा काल है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं और इसकी जो टाइमिंग होती है वो 1350 से लेकर 1650 तक है। जो हमारा आदिकाल था उसका 650 से 1350 था, लेकिन जो हमारा भक्ति काल है उसका 1350 से 1650 तक है। इसे हम स्वर्ण युग भी कहते हैं, यानी कि इस काल को हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी इस काल को कहा जाता है। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है। इसको देखते हैं कि पहले इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है निर्गुण काव्य धारा, एक है दूसरा है हमारा सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा मतलब होता है कि जो भगवान को ना माने, यानी कि ये लोग भगवान को ज़्यादा नहीं मानते थे। उसको 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं कबीर, रैदास और नानक। और हमारे जो प्रेमाश्रयी शाखा है इसमें मली मोहम्मद जैसी आते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि मली मोहम्मद जैसी कहाँ के थे, तो ये अमेठी के थे। यानी कि निर्गुण जो काव्य धारा थी वो भगवान को नहीं मानते थे, और सगुण काव्य धारा जो था वो भगवान को मानते थे पूरी तरीके से। ये लोग भगवान को ही अपना सब कुछ मानते थे और उन्हीं पे अपनी सारी रचनाओं को करते थे। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। तो कृष्णाश्रयी में आते हैं मीराबाई और सूरदास, और रामाश्रयी में आते हैं तुलसीदास, रामानंद, नरहरिदास। जो कि यहाँ पर 3-4 और लिखा है, लेकिन जो मेन है वो मीराबाई और सूरदास। ये कृष्णाश्रयी के थे, और रामाश्रयी के तुलसीदास, रामानंद और नरहरिदास। अब आगे हम देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कबीरदास जो थे ये मतलब ज़्यादा धर्म पर या फिर भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा दोहे की रचना की, या फिर दोहे की रचना की। जैसे उन्होंने हिंदू का मज़ा लेते हुए मंदिर के ऊपर एक बोला था कि कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते सोचा की भली पीछ का संसार। यानी कि जो कहते हैं कि हिंदू की मतलब मंदिर में जो पत्थर होते हैं, भगवान होते हैं, उनको पूजने को लेकर उन्होंने मज़ा उड़ाया था कि आप लोग पत्थर को पूजते हैं, जब आपको पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो आपको पहाड़ी पूजना चाहिए। उसका दोहा था कि यानी कि उनका था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते सोचा की भली पीछ का संसार। इन्होंने कबीरदास ने हिंदुओं का खंडन किया था जो मूर्ति पूजा करते हैं, और उन्होंने मुसलमानों के लिए भी बोला था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बात दे क्या बहरा हुआ खुदा। यानी कि कहते हैं कि आप लोग मंदिर मतलब बड़े बड़े मस्जिद बना के उसमें माइक लगा के चिल्लाते हैं कि आपके जो भगवान जी हैं या फिर जो आपके अल्लाह हैं वो क्या बहरे नहीं सुनाई देता उनको। यानी कि ये पूरी तरीके से निर्बोध, यानी भगवान को नहीं मानते थे। लेकिन जो कबीरदास जी थे वो बहुत ही फेमस कवि थे। आगे हम देखते हैं सूरदास के बारे में। अब हाँ, देख लिए कि कौन कौन, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि सगुण काव्य धारक कौन है, ये पूछता है। निर्गुण काव्य धारक कौन है, ये पूछता है। अब इनके कुछ फेमस जो रचनाएं हैं उसको हम देखते हैं। तो पहला है हमारा सूरदास को हम कहते हैं वात्सल्य के जनक कहते हैं। इनकी जो भी रचनाएं थी, जैसे सूर सागर हो गया, सूर सरावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, भ्रमर गीत हो गया, यानी कि सूरदास की जितनी भी रचनाएं थी ज़्यादातर वो किस भाषा में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में लिखी गई थी। आगे हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं तुलसीदास ने बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बहुत ही फेमस उनकी रचनाएं हैं। जैसे हमारा दोहावली हो गया, कवितावली हो गया, गीतावली हो गया, श्री कृष्ण गीतावली हो गया, रामचरितमानस हो गया, रामलला नहचु हो गया, विनय पत्रिका हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और कृष्ण वो क्या है, बरवे रामायण भी है। यानी कि ये कभी कभी डाउट हो जाता है कि कौन सी जो तुलसीदास की रचना है ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधि में है, कुछ समझ में नहीं आता। तो आपको हम आज बता रहे हैं, उसके बाद आज की बात से गलती नहीं होगा। तो तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे जिसमें वली लगा रहता है, जैसे कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली ना, ये सब जितने वली लगा रहता है वो मोस्टली ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। और जो भी राम के बारे में वर्णन किया गया, जैसे जिस भी इनकी रचना में राम का नाम आ जाता है, राम के बारे में ऐसा लगता है कि वर्णन किया गया है, तो वो सामान्यतः अवधी भाषा में लिखी गई हैं। जैसे हमारा रामचरितमानस है, रामलला नहचु है, और जानकी मंगल है, बरवे रामायण है, ये सब
राम के बारे में बताया गया, इसलिए ये सब क्या है अवधी भाषा में है। ज़्यादातर 2 ही क्वेश्चन पूछता है, रामचरितमानस अवधी भाषा में और विनय पत्रिका हमारा वो ब्रज भाषा में। आगे हम देखते हैं कबीरदास। कबीरदास वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आज के बाद से आपको कभी भी साहित्य नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हैं। तो कबीरदास देखते हैं। कबीरदास की जो रचनाएं हैं, बीजक, बीजक को 3 भागों में मतलब बटा था आपस, वो साखी, शबद, रामायणी। उसके बाद था उनका अनुराग सागर, ग्रंथावली और रचनावली। ये कबीरदास कहाँ के मतलब ज़्यादातर सामान्यतः वो वाराणसी के थे शायद, हाँ वाराणसी के ही थे कबीरदास जी। और इनको वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको कहा था, कबीरदास को। और इनको पंचमेल खिचड़ी थी, इनकी जो रचनाएं थी वो ज़्यादातर पंचमेल खिचड़ी थी। और तीसरा हम देखते हैं रसखान। रसखान की एक ही फेमस है प्रेम वाटिका। आगे देखते हैं रहीमदास। रहीमदास की वैरवे नायिका और रहीम सुरता है। मीराबाई। मीराबाई देखते हैं। मीराबाई का है राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, जो कि बहुत फेमस है, नरसिंह जी का मायरा। उसके बाद है गीत गोविंद का टीका। आगे हम देखते हैं रैदास। रैदास कौन थे, मीराबाई के गुरु थे और इनके कोई खास रचना नहीं थी, इनके सारे भी जो पद थे वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल थे। आगे हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी पद्मावत के रचनाकार मतलब पद्मावत का रचना की थे, जो कि एक महाकाव्य था। ये रायबरेली में जन्मे हुए थे, सिरसा सूरी के दरबारी थे। इनकी सारी रचनाएं भी इन्होंने जो भी रचनाएं की कौन सी भाषा में की, तो अवधी भाषा में की थी। इनकी जैसे कुछ रचनाएं हैं आखिरी कलाम, ललित ललाम, ये सब जो दोनों है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चित्ररेखा भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो हम आगे देखते हैं रीतिकाल के बारे में। तो रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। तो इसका जो टाइमिंग था वो 1650 से लेकर 1850 तक था। और इस काल की जो सबसे मेन खासियत थी, इसमें श्रृंगार प्रधान रचना किया गया था, यानी कि श्रृंगार रस की प्रधानता इनके सारी मतलब इस काल में ज़्यादा रहती थी। इसको 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो रीतिबद्ध में आते हैं केशवदास, चिंतामणि, देव, भूषण। और केशवदास की जो रामचंद्रिका रचना थी, इसमें छंदों का अजायब घर इनको कहा जाता था। छंदों का अजायब घर किसकी रचना, केशवदास की रामचंद्रिका नामक रचना को कहा जाता था। अब आगे हम देखते हैं कि जो केशवदास थे, कठिन काव्य का प्रेत भी इनको ही कहा गया था, केशवदास को। और किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो रीतिबद्ध कवि हो गया। अब देखते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि में कौन कौन से कवि आते हैं, बिहारी और रसनिधि आते हैं। और तीसरा हमारा है रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि में घनानंद आते हैं, आलम आते हैं, ठाकुर आते हैं और बोधा आते हैं। और रीति मुक्त कवि जितने भी थे, उनकी जो सामान्यतः जो रचनाएं थी वो किस भाषा में थी, ब्रज भाषा में थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा यह है रीतिकाल है, रीतिकाल में सभी में श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती थी। और इसमें दोहे का अधिक प्रयोग होता था और अलंकारों का भी प्रयोग होता था, क्योंकि अलंकार होते ही हैं काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए इसमें श्रृंगार रस, अलंकार और दोहे का अधिक प्रयोग किया गया। उसके बाद देखते हैं केशवदास की जो रचनाएँ हैं, रामचंद्रिका, उसके बाद छंदमाला, कवि प्रिया, रतन बावनी, विनय, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। उसके बाद आगे हम देखते हैं बिहारी लाल जो कि वे एक महाकवि थे। इनकी एक रचनाएं थी बिहारी सतसई, एकमात्र इनकी कृति थी जिसमें 719 दोहे किया। इसमें कभी कभी पूछता है कि बिहारी सतसई में किस चीज़ का संकलन है, यानी कि शुक्ति का है कि कुछ और का है। तो इसमें क्या पूछता है कि दोहे का संकलन है। रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल ही माने जाते हैं। इनके सारी दोहे में श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। इनको देखिए किस किस उपनाम से जाना जाता है, गागर में सागर कवि कहा जाता है, श्रृंगार रस कवि कहा जाता है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि भी कहा जाता है। राजा जयसिंह जो थे, इन्हीं की रचना से प्रभावित होकर उन्होंने मोह माया से लिप्त वाला वो सिस्टम छोड़ा था, क्योंकि बहुत ही ख़राब हो गए थे। लेकिन बिहारी दास के दोहे को सुनकर ही वो अच्छे हो गए थे। आगे हम देखते हैं घनानंद की जो रचनाएं हैं, विरह लीला, कृष्णकांड, सुजान सागर और इश्कलता। तो पद्माकर हैं, पद्माकर भी इसी रीतिकाल के हैं। उनका रचना है जगत विनोद। देखिए जगत विनोद कैसे भी लिखते हैं। भूषण, तो भूषण के
ये वीर रस के कवि थे भूषण। इनकी जो रचनाएं थी वो शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। तो हम आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है 100% कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मृषबंधु ने कहा। रीतिकाल किसने नाम दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। श्रृंगार रस ना किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। तो आगे हम अपना देखते हैं कि अब हमारा चौथा है आधुनिक काल। देखते हैं क्या उसमें हम देखते हैं। हमारा जो चौथा काल है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है वो 1850 से अब तक है। इसको हम भारतेंदु युग या गद्य काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी रचनाएं हुई ज़्यादातर वो कहानी टाइप की थी। तो हम देखते हैं इसको 2 भागों में बांटा गया, शायद काव्य की दृष्टि से और गद्य की दृष्टि से। तो काव्य की दृष्टि से छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, यानी कि इसमें काव्य लिखा गया, और प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और यथार्थवादी। तो छायावादी जो युग है वो आधुनिक काल या खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी हम पीछे देखे थे स्वर्ण युग किसको कहा जाता था? भक्ति काल को। लेकिन अभी हम यहाँ देखते हैं कि छायावादी युग को आधुनिक काल या खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। और दूसरा हम देखते हैं, इसमें चतुष्टय कवि होते हैं। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। पूछता है छायावाद की कौन कौन से कवि है फेमस चतुष्टय कवि? तो प्रसाद हैं, यानी जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, पंत सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। प्रगतिवादी में भी सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, केदारनाथ आते हैं। प्रयोगवादी में अज्ञेय, तरुण भारती और निराला आते हैं। यथार्थवादी युग में नहीं, और लास्ट में आता है नई कविताएं में हरिवंश राय बच्चन है। देखते हैं गद्य की दृष्टि से तो 4 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग को छायावादी युग कहते हैं, शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग कहते हैं। और इसका स्टार्टिंग टाइम 1850 से 1900 से 1920, 1936 इसी प्रकार है। तो इसमें जो भारतेंदु युग के जो सबसे फेमस लेखक हैं कह सकते हैं हम, हरिश्चंद्र कह सकते हैं। और उसके बाद एक और है अंबिका दास और जगमोहन। द्विवेदी युग में माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरियोध और मैथिली शरण। शुक्ल युग में छायावादी, शुक्ल युग को छायावादी कहते हैं। तो शुक्ल युग में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और पंत आते हैं। शुक्लोत्तर युग में भी बहुत सारे लेखक आते हैं। इसको आगे देखते हैं हम। यानी कि कभी पूछता है कि आधुनिक युग में निराला, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, सुमित्रानंद, ये सब बहुत ही फेमस हैं। तो आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी लिखे हैं, और एक जितने भी, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, अंबिका दास हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी, इनके सबको अलग अलग से हम इनकी रचनाएं देखेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो तथ्य लिखे हैं उसको भी दिखा देते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और थोड़ा सा उबाऊ होगा, लेकिन जो भी इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेगा तो गारंटी के साथ कहते हैं कि उसको साहित्य कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना ही पढ़ने के लिए हम कम से कम 5-6 दिन में टाइम लगा था। तो देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल है। हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक कौन है? गारसा दत्ताशी हैं। और बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य में है, इसको लिख दिए थे यहीं पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार में हिंदी का ये सर्वोच्च सम्मान होता है, और 1961 में भारतीय ज्ञान व्यास के द्वारा इसको दिया जाता है। इसमें क्या होता है? 10 लाख रुपये और वाग्देवी की प्रतिमा के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और हाँ, ये पूछता है ज़्यादातर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है, और 1 भाषा और इंग्लिश, यानी कि 23 भाषा में दिया जाता है। तो अब तक दिया तो गया है बहुत लोगों को, लेकिन हिंदी में 10 लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी में पहले किसे दिया गया। तो हिंदी के क्षेत्र में सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में मिला। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला 1972 में। अज्ञेय को कितने नाव में कितनी बार के लिए मिला। महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला 1982 में, और 1982 में। हाँ, और वो महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। नरेश मेहता यानी कि संपूर्ण साहित्य के लिए इनको मिला। संपूर्ण साहित्य यानी कि जितने भी उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, उसको देखते हुए संपूर्ण साहित्य के लिए इनको वो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखते हैं। निर्मल वर्मा को मिला, कुंवर नारायण को मिला, श्रीलाल शुक्ल को मिला, केदारनाथ सिंह को मिला, और लास्ट में सबसे कृष्णा सोबती 2017 में मिला। अगर बात करें कि सबसे पहले हिंदी में, तो
माँ सुमित्रानंदन पंत को अगर सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला तो जी शंकर कुरुप को मिला। किस भाषा? मलयालम भाषा में। ये भाषा हिंदी नहीं था, इसलिए हिंदी में कहा गया है कि वो उनको मिला। सुमित्रानंदन पंत को अगर सबसे पहले की बात आ जाएगी तो जी शंकर कुरुप को मिला। एक साल में क्यों ले गए लोग को दिया जाता है। एक और ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है हिंदी साहित्य पुरस्कार। इसमें क्या होता है 22 भाषा प्लस 2 भाषा, यानी कि 22 भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है और 2 भाषा यानी कि राजस्थानी और अंग्रेजी में भी दिया जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1955 में हुई थी। सबसे पहले हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए मिला। इन्होंने जैसे इस रचना के लिए जैसे इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया, इसलिए उनको कहा जाने लगा भारतीय आत्मा भी कहा जाने लगा। स्टार्ट किए थे 1955 में नेहरू जी की स्टार्ट किए थे। इसमें क्या होता है भारत सरकार द्वारा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ताम्रपत्र, उसके साथ साथ 1 लाख रुपए भी दिया जाता है। 2019 में सबसे लास्ट में मिला हिंदी में नंद किशोर को, झेलते हुए अपने को। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं। मुख्य रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यहाँ देख लेते हैं पहले जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1850 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1885 में, यानी कि लगभग वो 35 साल में ही वो देहांत इनका हो गया था। इनका जन्म काशी में हुआ था और पिता का नाम था गोपाल चंद्र, आधुनिक हिंदी के पिता कहे जाते हैं। और इनकी काव्य ग्रंथ जो है वो 70 है, कुल 175 इनकी रचनाएँ हैं। इनकी कुछ फेमस रचनाएँ इस प्रकार हैं जैसे पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, प्रेम फुलवारी, रत्नावली, अंधेर नगरी नाटक इनका बहुत ही फेमस है। भारत शिक्षा, विजयनी विजय वैजयंती, ये बहुत देखी हुई पुस्तक है कि विजयनी विजय वैजयंती। उसके बाद शक्ति सर्वस्व है, फूलों का गुच्छा है, प्रेम मल्लिका है, प्रेम सरोवर है। अब आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनकी जो पहली रचना है वो है 1909 में उर्वशी आई थी। उनकी जो लास्ट रचना है वो कमायनी थी। कभी कभी ये पूछता है कि कमायनी कितने सर्गों में बांटा गया है, तो 15 सर्ग इसमें है। इनकी कुछ रचना है जैसे कहानी देखा जाए तो कहानी में छाया हो गया, आंधी हो गया, इंद्रजाल हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, आकाशद्वीप हो गया। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुव, स्वामिनी, अजातशत्रु। उपन्यास में तितली, कंकाल, इरावती पूछता है कि ये अधूरा रह गया था। अन्य रचनाएं हैं जैसे झरना, लहर, कमानी, प्रेम पथिक, अब जागो, जीवन के प्रभात। इस छायावाद की प्रथम रचना है झरना। अब आगे देखते हैं हम रामधारी सिंह दिनकर, जो कि प्रसिद्ध आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, हाहाकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, रस बैजती, इतिहास के आंसू और दिल्ली। तो जो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला तभी हम बताए थे, यानी कि 1968 में सुमित्रानंदन पंत को मिला और दूसरा इसको मिला था 1972 में रामधारी सिंह दिनकर। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब देखते हैं महादेवी वर्मा आ जाते हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा इनको कहा जाता है, बहुत ही बार पूछा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। इनके कुछ ये जो महादेवी वर्मा है संस्मरण और रेखा चित्र के लिए बहुत ही फेमस है। इनकी रचनाएं यामा हो गया, अतीत के चलचित्र हो गया, गिल्लू हो गया, दीपशिखा हो गया, निर्जा, निहार, रश्मि, मेरा परिवार बहुत ही पूछता है, सांझ गीत ना, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इनको पद्म विभूषण मिला था 1988 में, जबकि जो कि मरणोपरांत मिला था, यानी कि मर जाने के बाद। आगे हम देखते हैं सुमित्रानंद पंत को, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। इनका जन्म बागेश्वर उत्तराखंड में हुआ था। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगपद, तारापद, युगवाणी, स्वच्छंद, मानसी, पतझड़, गीता, हंस और लोकायतन। चिदंबरा के लिए उन्हें 1968 में सबसे पहले वहीं मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 मिला था। और हम आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। राष्ट्रकवि ने कौन बोला इन्हें? महात्मा गांधी ने बोला था। क्योंकि राष्ट्रकवि ने इसलिए कहा था क्योंकि इनकी जो भारत भारती नामक रचना थी
उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत ही उनका इस रचना का बहुत ही योगदान रहा, इसलिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा दी थी। इनका जन्म 1886 झांसी की यूपी में हुआ था। यूपी के झांसी में इनकी जो रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत 12 सर्ग में बटा था। उसके बाद जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, रंग में भंग, भारत भारती देखिए, इसीलिए इन्हें भारत राष्ट्रकवि कहा गया था। उसके बाद जय भारत है। राम की कथा साकेत में है, राम की कथा। आगे देखते हैं धर्मवीर भारती, खड़ी बोली की कवि हैं, बहुत ही फेमस कवि हैं। इनका जन्म इलाहाबाद यूपी में हुआ था। देखिए ज़्यादातर जो फेमस कवि लेखक ये सब हुए थे, इलाहाबाद ही बहुत फेमस था उस टाइम पे, आज भी है लेकिन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। भारत भारती खड़ी बोली भारत भारती कह रहे हैं, धर्मवीर भारती जो कि खड़ी बोली के कवि हैं। जन्म बता दिए। उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा बहुत ही फेमस है, गुनाहों का देवता। निबंध इनका है ठेले पर हिमालय, और काव्य रचना है अंधा युग, ठंडा लोहा भी बहुत पूछता है एग्जाम में, और अंधा युग भी। कहानी है मुर्दों का गांव और बंदी गली। अब आगे हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, इनको ज़्यादातर निराला ही बोला जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 1896 पश्चिम बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारी कवि थे तो पता ही सबको। आनंद मठ का हिंदी में इन्होंने ही अनुवाद किया था। इनकी जो रचनाएं हैं वो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते, तुलसीदास, भिक्षुक। देखिए सब हम पढ़े थे, पता नहीं किस क्लास में था, 9th में 10th में ऐसे था। भिक्षुक वहाँ आता दो टूट कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, ऐसे ही कुछ था। इनके कुछ उपन्यास भी है, जैसे देखते हैं उपन्यास कौन कौन सा है। उपन्यास है अप्सरा है, अलका है, निरुपमा है, आराधना है, अर्चना है, और कहानी इनकी है लीली। उसके बाद चतुरी चमार, नमे पत्ते, करुणालय। अब आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म यूपी, देखिए ज़्यादातर लोग यूपी में ही जन्मे हुए थे। इनका बलिया यूपी में जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, सुर साहित्य, कुटज, विचार प्रवाह। अब आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद को, जो कि बहुत ही फेमस थे, किसके लिए, उपन्यास के लिए। इनका जन्म जो हुआ था 1880 में और मृत्यु हुई थी 1936 में, वाराणसी में ही। इनकी प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान गमन, करुभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमा, वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र इनका अधूरा रह गया था, पूरा नहीं हुआ था। प्रेम की वेदी, करबला, प्रेमाश्रय, संग्राम, कुछ विचार, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, मानसरोवर। उनकी जो कहानी भी इनकी फेमस हुई थी, जो भी लिखे थे, पुष्प की रात, कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी और मानसरोवर। हम आगे देखते हैं मोहन राकेश को। 3-4 लेखक और हैं, उसके बाद हमारा वीडियो को एंड करेंगे। मोहन राकेश का जन्म जनवरी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? अंधेरे बंद कमरे, आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेला, आषाढ़ का एक दिन, अंडे की छिलके। 1968 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं शरद चंद्र की कृतियाँ। बंगाली कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं देवदास है, चरित्रहीन है। उसके आगे देखते हैं हम देवकीनंदन खत्री को। इनका चंद्रकांता जो कि बहुत ही फेमस है, देवकीनंदन खत्री का रचना चंद्रकांता। उसके बाद है संतति है और भूतनाथ है। हम आगे देखते हैं 14 नंबर पे हरिवंश राय बच्चन है, जो कि छायावाद के प्रवर्तक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, किसके लिए? दो चट्टान के लिए। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या? मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, क्या भूलूं क्या याद करूं, 12 पूछता है, और एकांत संगीत है, और नीड़ का निर्माण, फिर और कुछ ही, जैसे ये सब फेमस हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गुलाब राय का पूछता है, मन की बात, मेरी सफलताएं, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय सिद्धांत और अध्यक्ष। और आगे देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी भी रचनाएं जो पूछता है, मेरी आत्मकथा हो गया, गांधी जी की ट्रेन हो गया, भारतीय संस्कृति बहुत ज़्यादा पूछता है, शिक्षा और संस्कृति भी पूछता है। राम नरेश त्रिपाठी, स्वप्न हो गया इनका, मिलन हो गया, मानसी हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प के अभिलाषा बहुत ही फेमस है, ये भी पढ़े हैं, पुष्प के अभिलाषा। उसके कैदी और कोकिला है। बाल गंगाधर तिलक का भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, उसको लिखेंगे बाद में। विशाखा दत्त देवी, चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस इनकी है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस तो बहुत ज़्यादा पूछता है।
आगे देखते हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का जो रचना है वो पंचतंत्र है। उसके बाद दंडी को देखेंगे, दंडी 10 कुमार चरित्र है। अश्वघोष का बुद्ध चरित्र है। ज्ञानेंद्र का त्यागपत्र है। शूद्र का मृजमटिकम है, प्रेम ग्रंथ टाइप का ये रचना है। जयप्रकाश भारती का है हिमालय की पठार, चलो चांद पर चलते हैं, दुनिया रंग बिरंगी। उसके बाद यहाँ भी कुछ है, देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का है मन की लहर एंड बुढ़ापा, बुढ़ापा पूछता है, मन की लहर भी पूछता है। नागार्जुन जो कि यात्री थे। युगधारा, कालिदास, अकाल, और उसके बाद कुछ और देखते हैं आगे दिया है। राहुल शंकर त्यान जो कि ये बहुत ही फेमस यात्रा वृत्तांत के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो रचना है वो है मेरी तिब्बत यात्रा। सच्चिदानंद का है तार सप्तक। अमृत राय का है कलम के सिपाही। शारंगधर का है मीर रासू। केदारनाथ अग्रवाल का है नदी नीड़ के बादल। शिवमंगल सिंह सुमन का है मिट्टी की बारात। और हरिओत का है यहाँ पे प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग में बांटा गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो ये रहा हमारा हिंदी साहित्य का पूरा वीडियो, जिसमें हम शुरू से लेकर अंतिम तक बहुत जो मेन हमारे वो लेखक थे, कवि थे, उनका हमने जिक्र किया और कुछ फेमस उनकी रचनाएं थी उनको भी जिक्र किया। अगर जो भी इस वीडियो को अच्छे से देख लेगा और नोट्स बना लेगा तो वो आसानी से उसका जो साहित्य वाला पार्ट है हिंदी में वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसको हम आगे करा देंगे। जैसे देखिए कुछ जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको कभी करा देंगे। देखिए ये सब अगर आप लोग को देखना हो तो देख लीजिए क्या क्या है, कैसे है, क्योंकि एक तो पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए एक बार। अभी और भी थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादा नहीं है, बस एक आध पेज और है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। धन्यवाद।